गुरुजन, अभिभावक और मेरे स्टाफ के साथी और प्यारे बच्चों, जो विषय अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना उसी पर मुझे जो है बोलने के लिए कहा गया है। महिला सशक्तिकरण। अपने इस विषय की शुरुआत हमारे ग्रंथों में लिखी गई बात से प्रारंभ करना चाहूंगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता अपना निवास करते हैं। प्राचीन समय से देखें तो गार्गी, मैत्रेयी ऐसी विदुषियां जो भरी सभा में शास्त्रार्थ करने का कार्य करती थी हमारे देश में। रजिया सुल्तान देश की प्रथम महिला शासिका। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो आपके सामने रखे जा सकते हैं, जिसमें हमारी सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी किरण बेदी, सबसे महान गणितज्ञ शकुंतला देवी, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, और एक समय तो ऐसा आया कि उनकी कैलकुलेशन के आगे, उनकी गणना के आगे कंप्यूटर भी फेल हो गया। साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, पीटी उषा, गीता बबीता फोगाट, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो महिला सशक्तिकरण का प्रस्तुतिकरण हमारे सामने रखते हैं। उसका और बड़ा जीवंत उदाहरण आपके सामने हमारे प्रिंसिपल मैम का, हमारी सरपंच साहिबा का भी आपको देखने को मिल रहा है। यह भी एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण ही हमारे सामने है। अब बात करते हैं कि जब इतनी सारी उपलब्धियां हमारे पास है, हमारे समाज में, हमारे ग्रंथों में प्रारंभ से ही महिलाओं को इतना सम्मान मिलता आया है, तो फिर इस विषय पर बोलने की आवश्यकता क्यों महसूस? ये आवश्यकता महसूस इसलिए हुई कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, हमने हमारी विचारधारा में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा भारतीय समाज एक पुरुषवादी समाज या विचारधारा में विश्वास रखता है, और जहाँ पर पुरुषवादी विचारधारा आ जाती है तो महिला और पुरुष के बीच अंतर आना स्वाभाविक होता है, और इसी वजह से ये महिला सशक्तिकरण की बात हमारे सामने आई। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। तो मेरा अनुरोध हमारे समाज के जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उनसे है कि घर के अंदर समानता का व्यवहार लाया जाए। बालक और बालिका, बेटा और बेटी दोनों के बीच में किसी तरह का कोई मतभेद या अंतर नहीं रखा जाए। जो सुविधा एक अपने बच्चे को, बेटे को, बालक को उपलब्ध करवाई जा रही है, वही सुविधा जो है बालिकाओं को उपलब्ध करवाई जाए। इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ गीता और बबीता फोगाट का, जिनका आपने शायद मूवी भी देखी होगी, दंगल, मारी छोरियां छोरों से कम है के। तो उस पिता ने इस सोच को अपनाया तो इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुई। ये विचारधारा जब परिवार के अंदर आ जाती है, विशेष रूप से पुरुष के अंदर आ जाती है, परिवार के मुखिया के अंदर आ जाती है, तो इन स्थितियों का सामना हमें नहीं करना पड़ता और इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो है हम हासिल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि महिला सशक्तिकरण है क्या। महिला सशक्तिकरण एक सोच है जिसको बदलने की आवश्यकता है, और जब तक ये सोच नहीं बदली जाएगी, हमें बार बार इस विषय पर बोलना या अपनी बात या अपनी राय जो है रखनी पड़ेगी। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा रहेगा कि हम अपनी सोच को बदलें और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दें, बच्चियों को समान अधिकार दें। तो जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो समस्या है महिलाओं को झेलनी पड़ती है, चाहे वो बाल विवाह के रूप में हो, दहेज प्रथा के रूप में हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें, उन सब का सामना उन्हें नहीं करना पड़े। और जितना अधिकार हमने बच्चों को दिया है, बच्चियों को दें, ताकि वो जो है उनसे अधिक आगे बढ़ सके। सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं तो आत्मरक्षा, आत्म सुरक्षा की बात, तो उसका मौका भी उन्हें दिया जाए। कभी इस तरह की जो समस्याएं सामने आती है, उन समस्याओं का सामना वो बहुत मजबूती के साथ और मुस्तैदी के साथ कर सकें। हम अपनी सोच को बदलें तो स्वतः इस तरह की स्थितियां जो है वो समाप्त हो जाएंगी। तो मेरा निवेदन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम अपनी सोच को बदलें और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जन चेतना दिवस के अवसर पर मैं पेयजल के बारे में बोलना चाहूंगी। पीने का पानी हम सभी पीते हैं, लेकिन हमारा पीने
कैसा होना चाहिए इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कभी हम पानी की गुणवत्ता के बारे में सोचते नहीं, पानी कहाँ से आ रहा है, उसका कैसे उपयोग किया जाना चाहिए, उसको कैसे बचाना चाहिए, हम कभी नहीं सोचते। भरा हुआ पानी मटकी में से माँ पिताजी जिसने भी भरा पी लेते हैं, इसके बारे में विचार नहीं करते। तो अगर हम सोचें कि हमारा पानी कैसा होना चाहिए, कहते हैं जल ही जीवन है, जल ही जीवन का आधार है, जल है तो कल है। सब सोचते हैं, सब पढ़े लिखे अखबार में, टीवी में, रेडियो में रोज ये बात हम स्लोगन रोज सुनते हैं, लेकिन कभी हम 2 मिनट रुक के इनके ऊपर विचार नहीं करते। पानी कैसा होना चाहिए? स्वच्छ। 2 तरह का पानी हम देखते हैं, एक तो तुरंत हाथ में गिलास लेते ही देखते हैं कि उसमें कचरा है कि नहीं है। कचरा नहीं है तो हम उसको पी जाते हैं। उसके अलावा भी उसमें बहुत सारा कचरा होता है जो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जो हम आँख से नहीं देख सकते। आँख से नहीं देख सकते, उसमें भी 2 तरह के जीव होते हैं, एक तो वो जो लाभदायक होते हैं, दूसरे वो जो हानिकारक होते हैं। लाभदायक जीव की बात हम पहले कर लें तो लाभदायक जीव जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। पानी हमें एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए, या 8 से 10 गिलास पानी एक स्वस्थ व्यक्ति को पीना चाहिए। पानी पीने से हमें आधी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है वो सभी उचित मात्रा में पानी पीने से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद पानी हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है। उचित मात्रा में पानी हमारे शरीर में से कितने ही रोगाणुओं को बाहर कर देता है। अगर आप उचित मात्रा में पानी पीते हैं तो हमारे शरीर की स्फूर्ति बनी रहती है, हमें थकान का अनुभव नहीं होता, हमारे शरीर के सभी अंदर के अंग हैं वो सुचारू रूप से कार्य करते हैं, पथरी की बीमारी हमें नहीं होती है। तो इस तरीके से पानी हमें बहुत मात्रा में फायदा पहुंचाता है और शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो पाचन, श्वसन, सभी में पानी का महत्वपूर्ण योगदान है। अब हानिकारक सूक्ष्म जीव, जैसे हम दूषित पानी पी लेते हैं, गंदे तालाब का, पोखर का, हैंडपंप के चारों ओर गंदगी हो रही होती है, ऐसा पानी हम पी लेते हैं तो तुरंत बीमारियों से घेर लेते हैं। बीमारियां कौन कौन सी? हैजा, पैचिस, टाइफाइड, पीलिया, ये सब बीमारियां हमें हो जाती है। इन बीमारियों को फिर ध्यान करना पड़ता है सिर्फ हमें अनजाने में पानी पीने के लिए। पहले जब नारू रोग का प्रचलन बहुत हुआ था पानी की वजह से, तो नारू रोग के प्रचलन के कारण ये प्रथा चली थी कि पानी को छान के पिएंगे, डबल कपड़े से छान के पिएंगे, क्योंकि उसमें पानी का अंदर नारू रोग का अंडा मौजूद पाया जाता है। उसका जीवाणु का नाम ड्रैगनकुलस मैंटिनस है। तो उसका अंडा उसमें पाया जाता है, पानी छान के पीते। फिर और आगे चले तो हम पानी उबाल के पीने लगे। फिर और आगे चले तो आजकल आरओ चल रहा है जिसमें अल्ट्रावायलेट जो तरंगे है वो पानी की सफाई करती है। तो हमने अपने पानी के शोधन का प्रबंध तो उचित तरीके से कर दिया और हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक भी है। लेकिन हम और आगे जाते तो क्या हम ये सोचते हैं कि जो हमारे आसपास जल है उसकी हम रक्षा कर सके? बूंद बूंद कीमती है। अगर अपने बूंद बूंद को सहेजा तो हमारे जीवन का कल अच्छा होगा, ये हम कभी सोचते हैं? अभी तक हमारे ये जागरूकता हमारे अंदर नहीं आई। हम बूंद बूंद का संरक्षण अभी भी नहीं कर पाए। जैसे अभी वर्षा का मौसम है, पूरे सभी की घरों में बारिश पूरी हो रही है और छत का पानी यूं का यूं स्वच्छ पानी नालियों में चला जाता है। आजकल की प्रथा चल गई है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हम सभी उसका प्रचलन या उसका प्रचार प्रसार सुनते हैं लेकिन उसको अपनाते नहीं है। तो छत का पानी इकट्ठा करके घर के समीप एक कुआं बनवा दिया जाता है, उसमें वो सारा पानी कुएं के रूप में इकट्ठा हो जाता है और उसको इस तरीके से बनाया जाता है सफाई के लिए, बड़े कंकड़, छोटे कंकड़, रेत, मिट्टी, और वो धीरे धीरे सफाई होकर जमीन के अंदर चला जाता है और जब बारिश बंद हो जाती है उसके बाद हम उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। ये आजकल प्रथा चल रही है। इसके अलावा हमारे पास बहुत बड़ी झील है उदय सागर की। कभी हमने अपनी गांव के यही स्थानीय स्तर पर है, इसलिए मैं इस बात को कहना चाहूंगी, कभी भी हमने अपने गांव के स्तर पर उदय सागर की सूझ नहीं ली होगी, या गांव के लोगों के आज जल कुंभी से भरा हुआ है उदय सागर पूरा, या सूखा नाका से लेके लकड़वास उदय सागर के मुहाने तक, जहाँ तक हम प्रवेश द्वार है वहाँ तक पूरे कचरा ही फैला हुआ है पानी के किनारे। एक जागरूक अभियान के तहत हम इसे अपने सफाई के रूप में या पेयजल शुद्धिकरण के लिए ये एक अभियान चला सकते हैं। मैं आशा रखती हूँ कि ऐसा भविष्य में होगा और इस तरीके से अच्छा कदम गांव के स्तर पर उठाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सरकारें अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभा रही है, लेकिन एक आज के जो उद्देश्य है विषय का जो उद्देश्य है उसके अनुसार मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें भी अपना इसमें सहयोग पूरा देना चाहिए। पूरी प्लास्टिक की बोतलें, सारी गंदगी, गाँव के सब कट्टे में भर भर के कचरा हम उदय सागर के किनारे फेंक आते हैं। वही तो हमारा कल है। जल के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जल की उपलब्धता को बनाए रखना। इस जल को जो आज है हमने पी लिया ये नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका पोषण बराबर करे, ये हमारे लिए आवश्यक है। उसके अलावा जो जल है उसे हम प्रदूषित नहीं होने दें, ये भी हमारे लिए आवश्यक है। अगर जल प्रदूषित हो
करके हम काम में ले। जैसे कि नालियों का पानी जा रहा है, तो हमारे यहाँ जैसे प्लांट लगा हुआ ही है कल्लड़वास में, हिंदुस्तान ने वेदांता ने लगाया है कि गंदे पानी को साफ करके उसे कृषि के काम में लेगा। तो ऐसी प्लानिंग हमें छोटे स्तर पर हमारे घर से शुरू करनी होगी कि आरओ से निकलने वाले पानी को बाग बगीचे या खेतों में डाला जाए। घर से जो बिना साबुन का पानी निकलता है उसका मुंह खेतों की तरफ कर दें, और जो गंदा पानी है उसके सफाई की कुछ व्यवस्था करें। इस तरीके से हमें अपने स्तर पर एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। मारवाड़ में जहाँ पश्चिमी राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, वहाँ पर कहावत है कि घी ढुलिया मारो कहीं की जासी, पानी ढुलिया मारो जीव जासी। तो हमें पानी की इतनी कीमत समझनी चाहिए कि एक बूंद बूंद कीमती, और यदि जल की हमने रक्षा करी तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा।